नमस्कार, डीवी लाइव महाराष्ट्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो महाराष्ट्र में इस समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इसलिए नाराज हैं कि मंत्रिमंडल में उनका नाम क्यों नहीं है, और अब एक नाराजगी ये चली रही है। इसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे को एक बार फिर झटका दिया है, या अजीत पवार गुट के विधायकों को जिस तरह से झटका दिया है, उसके बाद से एक और सवाल खड़ा हो गया है कि जो विभागों को लेकर पेच फंसा हुआ है उसमें भी कहीं बीजेपी अपनी मनमर्जी तो नहीं चलाएगी। इसके दूसरी तरफ यह सवाल भी चल रहा है कि क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल के लिए ही सीएम बनाया गया है? क्या संघ के दबाव में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया है? अजीत पवार ने जब इस तरह का बयान दिया कि ये सिर्फ 2.5 साल के लिए है, इसके बाद सरकार बदल जाएगी, तो उसके बाद सब तमाम तरह के सवाल उठने लगे हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ है, लेकिन विस्तार के बाद अब विभागों पर पेच फंसेगा, और विभाग जो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है उसमें से कई विभाग ऐसे हैं जो अजीत पवार अपने पास रखना चाहते हैं और शिंदे गुट भी अपने पास रखना चाहता है। लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं है, और बीजेपी बार बार एकनाथ शिंदे को इस बात का एहसास दिला रही है कि इस बार सबसे ज्यादा सीट्स उसके पास आई है, तो ऐसे में मर्जी तो बीजेपी की ही चलेगी। तो अब यहां पर महाराष्ट्र में पहले सीएम फेस को लेकर नहीं, सबसे पहले हम बात करेंगे वहां से जब चुनाव के दौरान सीट बंटवारे पर पेच फंसा था। सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा समय बीजेपी की तरफ से लिया गया था, आखिरी समय तक इंतजार होता रहा और सीट बंटवारे पर पेच फंसा रहा। हर दिन यह कहा गया कि आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, अमित शाह उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने आए हैं, लेकिन अमित शाह आए और अमित शाह से बातचीत करके वापस चले जाते थे। यानी सीट बंटवारे पर भी पेच फंसा। उसके बाद फिर जब नतीजे आए, और नतीजे पूरी तरह आए भी नहीं थे, उसी दिन यह हलचल मचने लगी कि सीएम कौन होगा। शिंदे के अपनी तरफ से दावे किए जा रहे थे, शिंदे गुट अपने दावे पेश कर रहा था, तो अजीत पवार गुट की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे। यहां तक कि अजीत को लेकर तो पोस्टर्स भी लगा दिए गए थे उनके समर्थकों की तरफ से कि सीएम तो अजीत पवार ही होंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस को लेकर बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे। तो सीएम फेस को लेकर लगभग 10 से 12 दिन लगे कि सीएम कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। इसके बाद पेच फंसा कि शिंदे डिप्टी सीएम की पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। फिर जाकर अब मंत्रिमंडल विस्तार पर पेच फंसा कि किसे किसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, और अब विभागों पर पेच फंस गया है। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार तो बन गई है, लेकिन जिस दिन से नतीजे आए हैं उससे लेकर अभी तक एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, और बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में लिए शामिल किए गए हैं, उन लोगों के अलावा जिनको हटा दिया गया उन्होंने बगावत शुरू कर दी है। वो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कोई शक्ति प्रदर्शन करने में लग गया है, तो कोई ट्वीट के जरिए से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो कोई अपना दुख जता रहा है। यानी हर तरह से अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हुई है, और अब बीजेपी अलग रणनीति के तहत काम करने की कोशिश कर रही है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम यहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से जो पेच फंसा हुआ है, मंत्रालयों को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, उस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास, अविनाश जी बताएं। हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार तो 15 तारीख को हो गया। 5 तारीख को सरकार बनी है, उसके बाद 15 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होता है जी। अजीत पवार उस समय घोषणा करते हैं कि 48 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा हो जाएगा जी। अब 72 घंटे हो चुके हैं जी, और अभी तक ये नहीं पता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जा रहा है जी। मतलब मंत्री आपने बना दिए हैं, वो एक बैठे हुए हैं कि भाई उनको कौन से मंत्रालय में जाकर बैठना है। उनको गाड़ी तो मिल गई है मंत्रियों वाली, लेकिन सिर्फ सुविधाएं उनको मिली हुई हैं, काम उनके पास में आज की तारीख में कोई नहीं है। उनके पास कोई फाइल नहीं आ रही है कि भाई जब उनके पास विभाग ही नहीं है तो फाइल क्यों आएगी। तो अब इसको लेकर लगातार जो शुरुआत से ही 5 तारीख को जब ये सरकार बनी, सरकार बनने से पहले ही विभागों को लेकर खींचतान मची हुई थी। ये तो पहले से ही माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा मंत्री बीजेपी के होंगे, उसके बाद शिंदे गुट के होंगे, और उसके बाद अजीत पवार के होंगे। लेकिन मंत्रालयों को लेकर पहले ही दिन से पेच फंसा हुआ था। बीजेपी गृह और वित्त मंत्रालय पर तो दावा शुरुआत में ही कर रही थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जो लोक निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग है, जो एकनाथ शिंदे के पास था जब वो सीएम थे, बीजेपी एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय के बाद अब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी देने को तैयार नहीं है, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट शिंदे को नहीं दिया जाएगा। इसका एक तरीके से संकेत 5-6 दिन पहले ही मिलने लग गया था, जब बीजेपी के मुंबई के जो अध्यक्ष हैं वो आशीष शेलार,
उन्होंने ये सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि पीडब्ल्यूडी मंत्रालय में हमारी सरकार में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है जी। यानी सीधा सीधा उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही घेर लिया था जी। और अब यह कहा जा रहा है कि भाई शिंदे के खिलाफ इतने बड़े आरोप बीजेपी के अंदर से लगाए गए हैं और आशीष शेलार बाद में मंत्री भी बना दिए गए हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि जिस डिपार्टमेंट में देवेंद्र फडणवीस का मंत्री आरोप लगा रहा है तो वो डिपार्टमेंट अब एकनाथ शिंदे को कैसे दिया जाए जी। और इसलिए अब वो पीडब्ल्यूडी भी एकनाथ शिंदे से छीनने की तैयारी कर रहे हैं। शहरी विकास मंत्रालय को लेकर ये कहा जा रहा है कि पहले बीजेपी शहरी विकास मंत्रालय देने को तैयार थी, अब वो मंत्रालय भी देने को तैयार नहीं है। शिंदे को पूरी तरीके से बीजेपी ने अपने प्रेशर में रखा हुआ है और इसी के चलते इस समय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो टल रहा है मामला, ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार मैनेज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अजीत पवार के लिए ये कहा जाता है कि भाई वो पाला कभी भी बदल सकते हैं। 2 बार तो उन्होंने अपने चाचा के साथ बगावत की थी। पहली बार 2019 में बगावत की, लेकिन उस समय शरद पवार ने मैनेज कर लिया। अजीत पवार के साथ जितने लोग थे उनको अपने पाले में ले आए और अजीत पवार बेचारे जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो बीजेपी ने भी उनको किनारे लगा दिया था। तो इसलिए अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसके 2.5 साल बाद उन्होंने फिर बगावत की। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार को मौका मिलेगा तो वो फिर बगावत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अजीत पवार को बीजेपी को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम हो रहा है और इसीलिए मंत्रालय का जो बंटवारा है उसमें अभी तक पेच फंसा हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि शायद आज या कल में ये विभागों का बंटवारा हो जाए ताकि महाराष्ट्र में सरकार काम करना शुरू करे। नहीं तो 1 महीना हो गया है, 23 तारीख को नतीजे आए हैं और आज करीब 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नाम की कोई चीज काम नहीं कर रही है। जी, मतलब यहाँ पर सबसे पहले पेज जो गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लेकर फंसा हुआ था, तो गृह मंत्रालय तो अभी साफ हो रहा है। जहां तक बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, अंदरूनी जानकारियां जो निकल कर आ रही है उसमें ये कि एकनाथ शिंदे को तो झटका लग चुका है कि उनको गृह मंत्रालय नहीं मिलने जा रहा है। इसके बाद वित्त मंत्रालय पर बात फंस रही थी, तो अब वित्त मंत्रालय को लेकर अभी तक जो जानकारी है वो यही है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय तो दिया जा रहा है, लेकिन अजीत पवार के जो विधायक थे, जो करीबी विधायक थे, उन्हें जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है उससे नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है छगन भुजबल का, जिन्हें पिछला जब अभी 2022 में जब सरकार बनी एनडीए की तोड़फोड़ करके जो एनडीए सरकार बनी उसके बाद अजीत पवार जब इधर आए तो छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार जब सरकार बनी है तो छगन भुजबल को साइडलाइन कर दिया गया और इससे छगन भुजबल बेहद नाराज हैं। वो जिस सीट से जीते हैं उस सीट पर जाकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, अपने समर्थकों से मिले। तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास, छगन भुजबल किस तरह से बार बार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और क्या कुछ दावे कर रहे हैं? छगन भुजबल महाराष्ट्र में येवला सीट से 5वीं बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। तो उनका सीधा सीधा कहना यह है कि भाई हम 5 बार के विधायक हैं और हर सरकार में, जिस सरकार में एनसीपी शामिल रही है उस सरकार में उनको मंत्री बनाया गया है और उनका यह भी कहना है कि इस बार भी उनका नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में था। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उनको बता भी दिया गया था कि वो शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अंतिम समय पर जो नाम काटा गया है वो अजीत पवार ने उनका नाम काट दिया है। बोले अजीत पवार को यदि हमें मंत्री नहीं बनाना था तो हमको बता देते कि भाई भुजबल साहब आपको मंत्री नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे को मौका देना है। बोले इस तरीके से हमारा अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी। बोले अजीत पवार समझते क्या अपने आप को? जो भुजबल ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो बैठक बुलाई येवला में और समता परिषद के वो अध्यक्ष भी हैं, वो अपने एक संगठन भी चलाते हैं, तो उन्होंने उसको बैठक को बुलाते हुए सीधा सीधा अजीत पवार पर आरोप लगाया कि वो अपने आप को समझते क्या है। वो समझते हैं कि भुजबल साहब खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे। बोले जब हम कह रहे थे कि हमको राज्यसभा में जाना है तो मना कर दिया, फिर हमने कहा कि हमको भाई लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो हमसे मना कर दिया गया। हमने कहा भाई हम विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो अजीत पवार आए और उन्होंने कहा कि नहीं दादा आपको चुनाव लड़ना है क्योंकि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो उनके कहने पर हम विधानसभा का चुनाव लड़ लिए। उसके बाद बताया गया कि हम मंत्री बन रहे हैं। वो मंत्री पद के लिए जो लिस्ट तैयार हुई थी उसमें सबसे ऊपर नाम हमारा चल रहा था और बाद में जब हम शपथ ग्रहण होता है तो पता चलता है कि हमारा नाम ही गायब हो गया है। बोले इस तरीके से अपमानित करने की जो कोशिश की जा रही है, बोले वो उसको ना तो हमारा क्षेत्र बर्दाश्त करेगा और ना हम उसको स्वीकार करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो छगन भुजबल हैं वो शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में वो सबसे ज्यादा तारीफ यदि किसी की कर रहे हैं तो वो देवेंद्र फडणवीस की कर रहे हैं। तो बात यह है कि क्या छगन भुजबल के सारे बीजेपी अब अजीत पवार को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है? मतलब यहाँ पर अजीत पवार बीजेपी से नाराज नहीं है, यहाँ पर उनकी नाराजगी अजीत पवार से है, छगन भुजबल की। हाँ बिल्कुल, उनकी नाराजगी जो उनके बयान आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि उनकी जो नाराजगी है वो सीधा सीधा अजीत पवार से है और देवेंद्र फडणवीस की जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के सारे
सहारे वो संभवतः एनसीपी में बहुत बड़ी सेंध भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज की तारीख में भी कम से कम 10 से 12 विधायक जो हैं वो छगन भुजबल के जो एनसीपी में उनके समर्थक उनके करीबी हैं, क्योंकि टिकट वितरण में यदि एनसीपी के अंदर सबसे ज्यादा किसी का दखल रहा है अजित पवार के अलावा तो वो छगन भुजबल का रहा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में वो सबसे बड़े ओबीसी नेता माने जाते हैं। जरांगे का जो आंदोलन चला था उसमें सिर्फ एक नेता जरांगे के खिलाफ खड़ा हुआ था और वो थे छगन भुजबल, वही लगातार रैलियां उनके खिलाफ कर रही थी और जरांगे की भी ताकत नहीं हो रही थी कि भाई वो छगन भुजबल को सीधी चुनौती दे सके। तो जाहिर सी बात है कि छगन भुजबल का जो कद है राजनीति में महाराष्ट्र की में वो छोटा मोटा कद नहीं है, और उनकी जो राजनीतिक शुरुआत हुई है वो भी हिंदुत्ववादी पार्टी से हुई है, वो शिवसेना के विधायक रहे हैं शुरुआत में, तो ऐसे में बीजेपी के करीब तो शुरुआत से ही थे। और अब जिस तरीके से वो देवेंद्र फडणवीस के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे जो एक तरीके से जो दबाव शिंदे के ऊपर बीजेपी बना रही थी उद्धव ठाकरे को लेकर, और वही दबाव हमें जो बनाया जा रहा है वो भुजबल की जरिए वो अजित पवार पर बनाया जा रहा है। जो जिस तरह से हमेशा से आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं कि वो सहयोगियों के सहारे एंट्री करती है और फिर सहयोगियों को ही कमजोर करती है, तो यहाँ पर छगन भुजबल से नजदीकियां बढ़ा के या फिर छगन भुजबल जिस तरह से बीजेपी से करीबियां बढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं अजीत पवार को कमजोर करने की और उनकी जो एनसीपी है जो उन्होंने अपने चाचा से छीनी है उसको कमजोर करने की, उसे खत्म करने की कोशिश है। बिल्कुल, ये तो शुरुआत से ही बीजेपी की रणनीति रही है कि एक क्षेत्रीय पार्टी से समझौता करते हैं, पर पूरी कोशिश होती है कि उसका विलय बीजेपी में हो जाए। और 5 साल पहले आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा ने बिहार में जिस तरीके से बयान दिया था कि क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां बचेंगी। अमित शाह महाराष्ट्र में जाकर बयान देते हैं कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, ये चुनाव हम जरूर लड़ रहे हैं साथ में, लेकिन अगले चुनाव में हम अकेले दम पर बहुमत लेके आएंगे। तो उसके लिए जरूरी है जो सहयोगी पार्टियां हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आप उनको कमजोर कीजिए और उनको मजबूर कर दीजिए कि वो विलय कर लें। और इसीलिए चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो चाहे अजित पवार की पार्टी हो, इन दोनों को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और क्योंकि बीजेपी के पास इस बार इतना बड़ा बहुमत आया है तो उसे लगता है कि भाई इन लोगों की हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि दोनों हट भी जाते हैं तब भी बीजेपी बहुमत की एक तरीके से व्यवस्था कर लेगी। और इसीलिए पहले ही दिन से दोनों ही पार्टियों को, अपने सहयोगियों को बीजेपी की तरफ से कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए मंत्रिमंडल का विस्तार इतने दिन तक टला रहा, और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है तो मंत्रालयों को लेकर ये जो टकराव चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि बीजेपी जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो सारे अपने पास रखना चाहती है, ताकि जब भी कोई योजना लाई जाए तो उसका सारा श्रेय बीजेपी को मिले। लाडली बहन योजना की उसका श्रेय 2-3 लोग ना ले जाएं, क्योंकि उसमें बीजेपी को सबसे कम श्रेय मिला। तो यहाँ पर छगन भुजबल ने अभी साफ कर दिया है कि वो मंत्री पद के लिए लड़ेंगे, यानी चाहे अजीत पवार उनको दिलवाएं या नहीं दिलवाएं, वो दूसरा कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, वो सीधा बीजेपी से डील कर लेंगे। उनके इस बयान के अब ये मायने निकाले जा रहे हैं, यानी छगन भुजबल ने अजीत पवार को ही साइड करने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अजीत पवार ने अपने फायदे के लिए, या हो सकता है कि वित्त मंत्रालय जो अजीत पवार चाह रहे थे, जिस तरह से डील हुई है शुरुआत से ही, अजीत पवार का जो नतीजे आते ही जो बदलाव देखे गए हैं उनके सुर में, के तेवरों में, उसने अजीत पवार पर कई सवाल खड़े किए कि पहले वो लगातार बीजेपी से उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे, वो लगातार चाचा के करीब जाते दिखाई दे रहे थे, वो लगातार अपनी गलती मान रहे थे कि उनको परिवार में राजनीति नहीं लानी थी। यानी पहले ये माना जा रहा था कि जब सर्वे रिपोर्ट्स ये एमबीए की जीत का दावा कर रहे थे तब अजीत पवार उस तरफ जाने की कोशिशों में लगे हुए थे, वो इस तरह की कोशिश में थे कि अगर एमबीए की सरकार बनती है तो उनके लिए वापसी के रास्ते शायद खुले रहने चाहिए। इस तरह की चीजों में अजीत पवार पहले से लगे हुए थे, और अब जब उन्होंने देखा कि नतीजे पूरी तरह पलट गए, नतीजे एनडीए के पक्ष में आ गए, बीजेपी के पक्ष में आ गए, तो तब से ही उनके तेवर बदल गए। पहले उन्होंने डिप्टी सीएम पद को स्वीकार करके शिंदे के लिए मुश्किलें बढ़ा दी, यानी उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी के सीएम का, और उसके बाद वित्त मंत्रालय पर जब पेच फंसता हुआ नजर आया तो उन्होंने वित्त मंत्रालय लेने के लिए हो सकता है कि अपने कुछ मंत्री, अपने जो विधायक है उनको ही कुर्बान कर दिया, यानी उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और खुद मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय ले लिया। अब इस तरह के आरोप अजीत पवार पर लग रहे हैं, जिससे छगन भुजबल यहां पर नाराज दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि मंत्री पद के लिए तो वो आखिर तक लड़ेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए। अब इस तरह के तमाम कयास यहां पर लगने लगे हैं, और एक तरफ बीजेपी छगन भुजबल के सहारे कहीं ना कहीं अजीत पवार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे सहयोगी यानी कि शिंदे को भी कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है बीजेपी। इस तरह के कयास तब लगने लगे हैं
जब फडणवीस और उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की एक मुलाकात होती है। तो इस मुलाकात ने सियासी हलचल को और ज्यादा गर्मा दिया है कि क्या बीएमसी चुनाव के लिए अब एकनाथ शिंदे को पूरी तरह साइड करके बीजेपी कोई और प्लान तो नहीं बना रही है। जिस तरह से शिंदे ने नतीजे आने के बाद से अब तक बीजेपी को जितना परेशान किया है, बीजेपी की जितनी टेंशन बढ़ाई है, क्या बीजेपी उसको भांप कर कि कहीं एकनाथ शिंदे आगे भी उसके लिए मुश्किलें ना बढ़ा दें, क्या प्लान बी तैयार कर रही है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास अविनाश जी? तो एकनाथ शिंदे के पास आज की तारीख में कोई विकल्प नहीं बचा है जी। वो उन्हें बीजेपी के साथ ही रहना है जी। वो चाहे रोएं चाहे गिड़गड़ाएं कुछ भी करें जी। लेकिन वो आज की तारीख में बीजेपी का साथ नहीं छोड़ सकते हैं जी। और बीजेपी अपने सहयोगियों पर जितना ज्यादा दबाव बना सकती है उतना दबाव बनाने की हमेशा कोशिश करती है जी। और ये कोशिश वो अजित पवार पर भी कर रही है और यही कोशिश उसकी शिंदे को लेकर भी हो रही है। अजित पवार के लिए एक तरीके से सब छगन भुजबल का नाम आगे बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दूसरी तरफ शिंदे के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उद्धव ठाकरे, क्योंकि ठाकरे ग्रुप अभी भी कमजोर नहीं पड़ा है जी। सीटों के मामले में जरूर 20 सीटें आई हैं शिवसेना यूबीटी की, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में अभी भी वो एकनाथ शिंदे की पार्टी से आगे हैं जी। और जो बात यदि मुंबई की जाए तो क्योंकि शिवसेना का जो मुख्य गढ़ है मुंबई है, मुंबई से ही पूरी शिवसेना चलती है और मुंबई में भी जब आमने सामने की जो लड़ाई हुई है शिवसेना यूबीटी और एकनाथ शिंदे के बीच में, तो वहां शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ही भारी पड़े हैं। मुंबई की जो 36 सीटें हैं उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और शिवसेना यूबीटी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है उसको 10 सीटें मिली हैं। चाहे वोट शेयर का मामला हो, चाहे आप सीटों का मामला हो, चाहे विधानसभा का मामला हो, चाहे लोकसभा का मामला हो, हर जगह उद्धव ठाकरे की पार्टी भारी पड़ी है। और बीएमसी का चुनाव तो सबको पता है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएमसी अगर शिवसेना के हाथ से छूटती है तो सत्ता तो छूट ही चुकी है और बीएमसी भी गई तो फिर शिवसेना के लिए एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उद्धव ठाकरे तो सीधा सीधा बोल चुके हैं कि बीएमसी का चुनाव वो पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए मजबूरी ये हो गई है, यदि वो ये बोलते हैं कि पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो फिर उन्हें बीजेपी से अलग होना पड़ेगा और सत्ता इस समय शिंदे छोड़ नहीं सकते हैं और इसीलिए वो बोल रहे हैं कि महायुति के साथ चुनाव लड़ेंगे। एक तरीके से शिंदे ने पूरी तरीके से हथियार डाल दिए हैं, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है सीधा सीधा है कि यदि उनका सहयोगी हथियार भी डाल देता है तब भी वो उसको कमजोर करने के अपने प्लान से पीछे नहीं हटते हैं और इसीलिए शिंदे पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और उसी तरीके से जो मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की, अब कहा तो जा रहा है कि महाराष्ट्र के विकास को लेकर बात हुई है, लेकिन इस समय मुलाकात होना जब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे तक नहीं हुए तो भाई किस विभाग के लिए आप किस चीज के लिए बोलने के लिए गए थे? अभी तक तो यही क्लियर नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट में मंत्री कौन किसके हिस्से में जा रहा है। तो भाई किस विभाग के लिए आप डिमांड करने के लिए गए थे? तो इस समय उद्धव ठाकरे की मुलाकात एक तरीके से सीधा सीधा जो एकनाथ शिंदे हैं उन पर दबाव बनाने के लिए हो रही है और शिंदे को भी इस चीज का एहसास हो चुका है कि अब जो उन्होंने 2.5 साल पहले जो बगावत की थी, अब बीजेपी एक तरीके से उनका राजनीतिक कैरियर ही एक तरीके से तबाह करने की कोशिश कर रही है। शिंदे को समझ में आ गया है कि बीजेपी के कहने पर जो बगावत की है वो एक तरीके से उनके राजनीतिक जीवन की संभवतः सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कैसे अभी सहयोगी टेंशन बढ़ा रहे हैं, यानी जब से सरकार बनी है तब से टेंशन ही है और बगावत देखने को मिल रही है लगातार। जिन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है वो अब इस बात से नाराज है या टेंशन में है कि उन्हें वो मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा जो मंत्रालय वो चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें नहीं शामिल किया गया है वो इसी बात से नाराज है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। यानी एनडीए में अभी खींचतान देखने को मिल रही है, बीजेपी की टेंशन बड़ी हुई है और इसी बीच विपक्ष भी लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है मोदी सरकार की और इधर एनडीए सरकार की टेंशन को बढ़ा रहा है। और इसी बीच शरद पवार मुलाकात करने पहुंचे पीएम मोदी से, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जो शरद पवार की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है तो सभी लोग इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं और शरद पवार किसानों को लेकर पहुंचे हैं। आपको पता होगा इस समय देश भर में किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। बीजेपी सरकार में यदि सबसे ज्यादा परेशान कोई वर्ग है तो वो किसान है। पूरे 5 साल से पिछले यदि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का पिछला दूसरा कार्यकाल देखा जाए तो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है उसके बाद से ही देश में किसानों के आंदोलन शुरू हो गए हैं। क्योंकि पहले कार्यकाल में तो जिस तरीके से बीजेपी ने वादे किए थे कि भाई किसानों की आय बढ़ेगी और दुनिया भर का उन्होंने जो दिया था लॉलीपॉप,
उसको लेकर किसानों ने इंतजार किया। लेकिन जब किसानों ने देखा कि भाई सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जुमले फेंके जा रहे हैं, तो 2019 में दूसरे कार्यकाल को के शुरुआत से ही किसानों के आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं। और केंद्र से उनकी जो डिमांड है वो पहली डिमांड तो एमएसपी को लेकर ही है। दूसरा किसानों की जो कर्जे का मामला है और बिजली बिल का मामला है, वो उनकी जो दो डिमांड ये भी है। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, सबसे बड़ी बात तो वो किसानों से बातचीत करने तक को तैयार नहीं है। जब तक किसान राजधानी नहीं घेर लेते हैं, महाराष्ट्र का किसान यदि मुंबई पहुंचता है तब बातचीत शुरू होती है, यदि बाकी देश का किसान दिल्ली पहुंचता है तब आप बातचीत के लिए जाते हैं। नहीं तो आप जैसे पंजाब का किसान है, आज 1 साल होने को आ गया है, आप उससे बातचीत नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान हैं, आप उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन जब वही किसान, प्याज किसान हो चाहे कपास किसान हो, जब वो मुंबई को घेरने के लिए आगे बढ़ता है, तब फिर आपको ध्यान आता है कि नहीं किसानों को तो समस्या है, इनसे बातचीत करनी चाहिए। आपने विधानसभा चुनाव में तो आपने ऐलान कर दिया कि भाई हम कपास 6,000 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। आप 1 महीना सरकार बनाए हुए हो गए हैं, जो चुनाव नतीजे आए हुए हो गए हैं, 15 दिन से आपकी सरकार भी चल रही है, आपने अभी तक किसानों को लेकर एक ऐलान नहीं किया है। जो सबसे ज्यादा पीड़ित इस समय किसान और किसानों ने ये सरकार बनाई है जी। क्योंकि आज की चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पूरा भारत हो, देश की जो सबसे बड़ी आबादी वो गाँव में रहती है, जो खेती और किसानी से ही एक तरीके से अपना जीवन यापन करती है। और यदि किसान ही परेशान रहेगा तो जाहिर सी बात है तो देश भी तरक्की नहीं कर पाएगा। आप किसानों की डिमांड को लेकर ही शरद पवार पहुंचे हैं कि वो अनार किसानों की डिमांड है कि भाई उनको उनकी उपज का सही कीमत नहीं मिल रही है, और उसको लेकर वो पीएम मोदी के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन क्या आश्वासन मिलता है? क्योंकि सिर्फ जुमले यदि दिए जाएंगे, सिर्फ आश्वासन दे दिए जाएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है किसानों की समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। उनकी समस्या तभी होगी जब सरकार हर जो उनकी फसल है उस पर एमएसपी की घोषणा करे जी। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि हर तरह से बीजेपी की अभी टेंशन बढ़ी हुई है और किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष अब एक बार फिर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है, क्योंकि किसानों का मुद्दा तेजी से गरमा रहा है और लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सुनने को राजी नहीं है। और इसी बीच जिस तरह से मंत्रिमंडल पर पेच फंसा हुआ है और अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी महाराष्ट्र में पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अभी महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सिर्फ सरकार का गठन हुआ है। इसी तरह से अगर नाराजगी बढ़ती रही, सहयोगी बिफरते रहे, तो बीजेपी की टेंशन इसी तरह से बढ़ती रहेगी। और फिलहाल अभी के लिए हम इतनी ही जानकारी हमारे पास, और आपके पास और कुछ जानकारी अविनाश जी तो दे सकते हैं। ठीक है। वही दूसरा एक और मुद्दा था जो महाराष्ट्र किसानों से जुड़ा हुआ है, जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं अंबादास दानवे, उन्होंने जो जानकारी दी है वो बहुत चौंकाने वाली जानकारी है। उन्होंने ये बताया है कि महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार आई है 1 जुलाई 2022 के बाद से और 30 नवंबर 2024 तक, बोले इस 2.5 साल के कार्यकाल में, 2.5 साल से भी कम समय के कार्यकाल में महाराष्ट्र में 6700 से ज्यादा किसानों ने सुसाइड किया है जी। और ये किस लिए किया है कि भाई एक तो उनकी जो फसल है उसकी सही कीमत नहीं मिलती, दूसरा महाराष्ट्र में जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो उसके लिए किसानों की जो फसल की बर्बादी होती है उसका मुआवजा नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है किसान सबसे ज्यादा परेशान महाराष्ट्र में है। और जो आत्महत्याओं के जो मामले भी आए हैं वो सबसे ज्यादा पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ से आ रहे हैं। विदर्भ से ही हम सीएम आते हैं, देवेंद्र फडणवीस नागपुर से हैं जो विदर्भ का एक केंद्र है जी। और वहां के किसान यदि सबसे ज्यादा परेशान है तो सीधा सीधा सवाल तो उठेगा ही कि भाई आपके लिए सिर्फ किसान क्या वोट है? क्योंकि विदर्भ में इस बार, चाहे विदर्भ और मराठवाड़ा, इस बार महायुति गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली है इस रीजन में। और उसके बड़ा रीजन जो है, रीजन जो बताया जा रहा है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को ही बताया जा रहा है, क्योंकि उनके चेहरे पर ही उन्हें मिला है, क्योंकि मराठा नेता भी हैं दोनों। तो ये तमाम चीजें, यानी अब यहाँ देखा जा सकता है कि सहयोगियों के सहारे से बीजेपी ने एक अच्छा नंबर तो जुटा लिया, लेकिन सहयोगियों को खुश नहीं कर पा रही है, उल्टा उन सहयोगियों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, विकल्प ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इसी को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में बगावत है और ये बगावत कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अविनाश जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम दर्शकों के लिए जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहे। इसी के साथ